अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं ना, मैं आपको वो करवाने लगी हूँ लॉ, फोरेंसिक लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये लॉ की टाइप्स हम लोग कर चुके हैं, जनरल प्रिजम्पशंस और जनरल एक्सेप्शंस भी हम लोगों ने कर ली थी। यहाँ पर कुछ एडिशनल लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में अगर 3 से 4 आ जाती हैं तो वो आपको उनमें से याद रहेंगी, ठीक है। ये आप सारी देख लीजिएगा, ये मैं वैसे लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, सबसे पहले मजिस्ट्रेट या जो सेशन कोर्ट्स होती हैं बेसिकली वो होती हैं। यहाँ पर जो उन्होंने पूछा हुआ है ना, what are the verdicts which can be given by court of law during the procedures, तो magistrate first class with section 30, first class magistrate, second class magistrate, third class magistrate, ये कोर्ट के verdicts हैं जो इस लेवल के मैजिस्ट्रेट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी लीगल टर्म्स एंड प्रोसीजर्स, उसमें आपको बताया हुआ समन क्या होता है, कंडक्ट मनी क्या होता है। कंडक्ट मनी होती है द अमाउंट पेड टू द विटनेस इन ओरल केसेस, लाइक अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर गया है अपनी राय देने या विटनेस देने कि उसे क्या ऑटोप्सी पे फाइंडिंग्स मिली हैं तो कोर्ट उसको पे करता है, उसको हम कंडक्ट मनी कहते हैं। सब पोइना इज समन इशूड अंडर पेनाल्टी, जो पेनाल्टी के अंदर समन इशू होता है, नॉर्मली जो समन इशू होता है उसे हम समन ही कहते हैं, बट अगर कोई 2 से 3 समन देने के बाद भी नहीं आता तो फिर जो समन इशू होता है वो सब पोइना होता है। मेंजरिया क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मेंजरिया मैंने पहले भी बताया हुआ है, इंटेंट, इवल इंटेंशन जो होती है ना उसको मेंजरिया कहते हैं, और जो इवल एक्शन होता है आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्शन उसको हम एक्टस रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एविडेंस की टाइप्स हैं, ये भी ठीक है, मैं ओरल में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और कोर्ट क्वेश्चंस, ये भी वी हैव ऑलरेडी डन। उसके बाद अगेन ये वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। देन वी हैव डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन का डिफरेंस है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। इनलिस्ट 3 कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। रेलेवेंस, अच्छा एविडेंस को जब आपने सबमिट करवाना है उसकी 3 कंडीशन है, दैट एविडेंस मस्ट बी रिलेटिव टू द केस, रेलिवेंट टू द केस, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि उसको चैलेंज किया जा सके कोर्ट के अंदर, और उसके बाद ये प्रॉपर्ली ऑब्टेन्ड होना चाहिए, लाइक उसकी प्रॉपर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रेजेंटेशन हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी हमारा अगला टॉपिक है फोरेंसिक साइकेट्री, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। इमेच्योरिटी, इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन की डेफिनेशन यहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हमने वहाँ स्किप कर दिया था, वहाँ बहुत लंबा लिखा हुआ है। यहाँ अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन याद रखना है तो ये वाली बिल्कुल ठीक है कि इल्यूजन होता है कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है बट आप उसको गलत परसीव कर रहे हो, लाइक रोप को सांप समझ लो, दैट इज इल्यूजन। और डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ, आप समझो वहाँ जिन खड़ा है, इट इज़ योर बिलीफ, वो सबका नहीं होता। हेलुसिनेशन होता है कि सब स्टिमुलस है नहीं बट वो आपको परसीव हो रहा है, हियरिंग अ वॉइस, सीइंग समबडी, वो सब कुछ हेलुसिनेशंस में आता है, ठीक है। डिल्यूजन्स में यूजुअली लोग कत्ल करते हैं बिकॉज दे थिंक इज समबडी इज वो हम पे नज़र रख रहा है, वो हमारे लिए नुकसान दे, वो हमसे जलता है, इस तरह के डिल्यूजन में, और डिल्यूजन में लोग मर्डर करते हैं तो दे शुड बी कैप्चर्ड। उसके बाद मैकनॉटिन्स रूल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डोरहम्स रूल भी एक्सप्लेन कर लिया था, ट्रू एंड फेंट इंसिनिटी भी कर लिया है, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी ये भी मैंने बताया है ऊपर ऊपर से जितना रिक्वायर्ड था। कॉन्सेंट की टाइप्स भी हम लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के कंपोनेंट्स, कंसेंट की प्री रेक्विजिट्स लिखी हुई हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोफेशनल सीक्रेसी क्या होता है, वही जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसी को प्रोफेशनल सीक्रेसी कहते हैं, ठीक है। कौन सी सिचुएशंस में हम कम्युनिकेशन को प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ये सब लिखी हुई है। अब्यूज़ ऑफ नॉलेज है, अब्यूज़ ऑफ पोजीशन है, आप अपनी रैंकिंग को मिसयूज़ करें, ठीक है, वो सारा मिसकंडक्ट में आ जाता है। ये भी बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा, नेग्लिजेंस मैंने थोड़ी सी स्किप कर दी थी तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ पर विद एग्जांपल आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये कौन सी नेग्लिजेंस है। वाइवा में इसकी डेफिनेशन और टाइप्स मुझसे खुद मैम ने पूछी थी, तो आपने इसको भी अच्छे से कर लेना है। द फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल ऑफ एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द सर्कमस्टांस, यानी कि इट इज़ बेसिकली अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आप जहाँ पर एक फुल 100% अपनी परफॉर्मेंस दे सकते थे, आप पूरी केयर प्रोवाइड कर सकते थे, वहाँ आपकी किसी ड्यूटी की कोई नेग्लिजेंस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से आप वो नहीं कर सके तो फिर उसको हम नेग्लिजेंस में लेंगे, ठीक है। सिविल नेग्लिजेंस होती है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये क्या क्या होती हैं, ठीक है। अगेन वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा से आई हुई हैं। एमसीक्यू पॉइंट्स हैं ये नीचे, ये भी पढ़ लें। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है जैसे हमने वो एक्सेप्शंस और जनरल प्रिजम्पशंस लॉ की पढ़ी है ना कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये मैंने बात आपको लॉ में समझाई थी कि जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको प्रूव करना है अपने जो भी एक्यूज है उसके अगेंस्ट केस कि उसका इल्ज़ाम कितना सच है, वरना एक्यूज तो रिहा हो जाएगा और वो इनोसेंट होगा, तो इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। उसके बाद है रेस इप्सा लिक्विड, और ये भी एक टर्म है, ये पूछी जाती है एग्जाम में
कि लेट सपोज नेग्लिजेंस की ना, ये भी नेग्लिजेंस की एक टाइप में आती है, ऐसी नेग्लिजेंस जो बिल्कुल अपेरेंट हो, लाइक कोई सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट अंदर छोड़ दिया, उसकी नेग्लिजेंस थी। अब इसको किसी चीज़ से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये साफ एक बहुत अपेरेंट सी चीज़ है, लाइक द थिंग फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट इन एब्डोमेन ऑफ पेशेंट, द फैक्ट स्पीक इटसेल्फ। इसको हम कहते हैं रेस इस्पा लिक्विटोर। नोवस एक्टस इंटरमीडियंस में आपको समझा चुकी हूँ, वो भी नेग्लिजेंस की ही एक टाइप में आता है। उसके बाद जी लॉज डीलिंग विद मेडिकल प्रैक्टिस, उसमें पीएमडीसी रूल्स बनाता है, ठीक है, उसमें प्रिविलेज हैं, ऑब्लिगेशन है, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। एलोपैथिक सिस्टम में देयर आर 4 लॉज, 1 2 3 4 एंड 5, उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं इनको आपने याद रख लेना है, ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉज डीलिंग विद सेक्शुअल ऑफेंसेस एंड वुमेन प्रोटेक्शन, ये चीज़ें मैं लास्ट ब्लॉक में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर भी आपने इसको दोबारा से करना है तो आप वो वाला लेक्चर भी सुन सकते हैं, यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। उसके बाद जी ये अननेचुरल एंड नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस भी हम लोग लास्ट में कर चुके हैं। देन वी हैव लॉ रेलेवेंट टू किसास एंड दियत, ये भी मैं अलग से लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। लॉ रेलेवेंट टू मेंटल हेल्थ, उसके बाद जी लॉज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़, इसमें चाइल्ड अब्यूज़ आता है। चाइल्ड अब्यूज़ पर चाइल्ड अब्यूज़ बेसिकली डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए, इट इज़ इंटेंशनल और नेग्लिजेंट फिजिकल इमोशनल सेक्सुअल हार्म और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ चाइल्ड बाय पेरेंट, केयर गिवर्स और एनी अदर पर्सन, उसको हम चाइल्ड अब्यूज़ कहेंगे। बेसिकली पूरा लॉ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, ठीक है। और देयर आर डिफरेंट सेक्शंस विच कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। उसके बाद जी इसके फीचर्स की टाइप्स होती हैं दैट आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इंजर्ड पर्सन, मेडिकल एक्ट 2004। ये इंजर्ड पर्सन के लिए कुछ एक्ट है कि अगर आपके पास कोई इंजर्ड पर्सन आता है तो उसके लिए क्या क्या एक एज अ नेशन, एज अ कॉमन पर्सन क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसको एक एक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका एक्ट का पर्पस क्या है, दिस एक्ट इंश्योर्स इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू ऑल इंजर्ड और एमरजेंसी पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। आपने सबसे पहले, अगर आपको जनरल टॉक्सिकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो यू विल केम टू नो कि जब आपके पास कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आया है तो सबसे पहला आपका जो काम है उसको ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करना है, देन आप लीगल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, मेन प्रोविजंस हम इसमें क्या क्या देते हैं, हम इसमें मैंडेटरी इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। एनी हॉस्पिटल मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर पुलिस, एफआईआर और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। आपने कोई रिफ्यूज़ नहीं करना, उनको प्रोटेक्शन देनी है। उसके बाद लीगल एक्शन फॉर नॉन कंप्लाइंस, और इसकी मेडिको लीगल प्रायोरिटी टू लाइफ ओवर लीगल प्रोसीजर्स। बहुत जनरल सी बातें, यू कैन गिव इट अ रीड। उसके बाद आ जाते हैं जी वर्कमैन कंपनसेशन। ये भी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन था कि वर्कमैन अगर कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसका कोई इंजरी हो जाती है, कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है, तो वहाँ की कंपनी वाले उसको पे करेंगे, देयर शुड बी अ कंपनसेशन। तो उसके लिए जो एक्ट बनाया गया उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की बेस पर कंपनसेशन है, लाइक टेम्पररी टोटल का मतलब है कि वो एक छोटे अरसे के लिए टेम्पररीली बट टोटली डिसेबल हो गया है तो उसको वीकली कंपनसेशन मिलेगी अंटिल ही इज़ रिकवर्ड। फिर कुछ अरसे के लिए पार्शियल डिसेबिलिटी अगर हुई है तो फिर प्रोपोर्शनल कंपनसेशन उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। परमानेंट टोटल यानी कम्प्लीटली वो डिसेबल हो गया और वो लॉन्ग मतलब हमेशा के लिए हो गया, तो उसको लंप सम बेस्ड ऑन वेजेस, आप उसको उसकी तनख्वाहों की बेस पर आप उसको सम देते रहेंगे उसकी ज़िंदगी तक। परमानेंट पार्शियल यानी कि मुकम्मल लॉस हो गया बट यानी पार्शियल लॉस हुआ है बट फॉर लाइफ टाइम, तो उसमें आप परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग पावर की बेस पर उसको कंपनसेट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी और इंजरी उनकी उन्होंने परसेंटेज बताई है कि अगर ये इंजरी होगी तो इतने % लॉस होगा अर्निंग कैपेसिटी के अंदर, दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पाकिस्तान के आइन के अंदर एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस भी है और बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पर मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, दीज आर जस्ट सिंपल फॉर्मेलिटीज़। उसके बाद है जी हेल्थ कमीशन एक्ट। हेल्थ कमीशन एक्ट भी ऐसा ही है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट इज़ ऑल्सो द सेम। देन वी हैव यूथनेजिया। यूथनेजिया का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यूथनेजिया होता है कि जब कोई पेशेंट इतनी टर्मिनल स्टेज पर है किसी डिजीज़ की कि आपको पता है उसने मर जाना है, ठीक है, तो आप क्या करें, अगर हम उसको ऐसी मेडिसिन दें कि उसकी मौत आसान हो जाए, मौत आसान नहीं हो जाए, वो मर जाए, लाइक उसने तकलीफ़ से मरना है तो आप उसको जहर ही दे दें कि वो मारी जाए, जहर नहीं इन द फॉर्म ऑफ कि आप उसको खुद मार दें, उसको कहते हैं यूथनेजिया। इट इज़ इंटेंशनल एक्ट ऑफ एंडिंग अ पर्सनस लाइफ टू रिलीव सफरिंग स्पेशली इन केसेस ऑफ टर्मिनल इलनेस और इरिवर्सिबल कंडीशंस। फिर इसमें वॉलंटरी भी होता है, नॉन वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, एक्टिव, पैसिव, असिस्टेड, इसको असिस्टेड सुसाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप उसकी पेन रिलीफ करें एज मच एज पॉसिबल बट किल करने का इख्तियार किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूथनेजिया, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट यूथनेजिया।
देन वी हैव सम ग्लोबल लॉज दैट आर रिलेटेड टू यूथनेसिया एज वेल। जैसे कुछ कंट्रीज़ में इसको लीगल माना जाता है, कुछ में इलीगल है कुछ। ठीक है, तो यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में और वाइवा में पूछ सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर टर्म पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द टॉपिक ऑफ सुसाइड। सुसाइड की डेफिनेशन क्या होती है? सुसाइड इज इंटेंशनल एंड वॉलंटरी एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ, कॉमनली एज अ रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल स्ट्रेस। इसको हम मेडिको लीगल केस के तौर पर कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 325 ऑफ पाकिस्तान पैनल कोड। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं, दुर्खीम सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सुसाइड की। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। सुसाइड का वैसे आपको जनरली डेफिनेशन भी आती है, अगर आप नहीं भी याद करते तो इट्स ओके। ठीक है, देन वी हैव फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, वो मैंने सारी करवा दी है। जनरल टॉक्सिकोलॉजी और स्पेशल को मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, वो आप बाकी आपने स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी खुद करनी है। अच्छा, उसके बाद है जी फोरेंसिक सीरोलॉजी। सीरोलॉजी बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट है, ये आपको रिटन में नहीं पूछी जाएगी, बट इफ़ अगर पूछी जाए तो आपको जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है ना रिटन में, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, फोरेंसिक सीरोलॉजी होता क्या है पहले तो ये पता होनी चाहिए ना। फोरेंसिक सीरोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ आवर सीरा बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, स्वेट। किसी भी बॉडी फ्लूइड की स्टडी जो है उसकी साइंटिफिक स्टडी और उसका एनालिसिस हम फोरेंसिक सीरोलॉजी के अंदर करते हैं। फोरेंसिक सीरोलॉजी इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारा पर्पस यहाँ पर फोरेंसिक से रिलेटेड होता है, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एसोसिएशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, इसमें हम डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज ऑरिजिन, डीएनए प्रोफाइलिंग फ्रॉम फ्लूइड्स, ये सारे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई हुई है क्राइम सीन्स के अंदर, इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन के अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के अंदर, मर्डर असॉल्ट, पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट्स के अंदर, पॉइजनिंग केसेस के अंदर। दे आर वेरी हेल्पफुल। ट्रेस एविडेंस, लो कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, बहुत पुरानी बात है, ब्लॉक 7 में भी आपने किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी चेन ऑफ कस्टडी भी हम लोग ब्लॉक 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। देन वी हैव ये सारे ब्लड के मेथड्स, ये सारा आपका बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल में करेंगे और इसके आने के चांसेस भी प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद फोरेंसिक साइंसेज है, इसमें सीन ऑफ क्राइम और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट और फोटोग्राफिंग उसकी कैसी होती है, स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करना है, इसको डिस्पैच कैसे करना है, ये भी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। दैट्स वाई आई हैवंट एडेड इट सो फार। सो दिस वॉज ऑल ऑफ योर फोरेंसिक मेडिसिन फॉर ब्लॉक 9, और हमने 7 और 8 की भी की है। अगर उसके लेक्चर आपने लेना है तो वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल के अंदर, और इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं लिए। ठीक है, कोशिश करें शुरू से लेना शुरू करें, और फिर इन अ सीरीज़ मैंने पूरी अरेंजमेंट के साथ लेक्चर्स बनाए हैं, तो उसी तरह से लें, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता चलते जाएंगे, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और आपकी फोरेंसिक हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।